देखा भी आपने कि आखिरकार चुनौतियां दोनों खेमों में हैं। चुनौती एनडीए के सामने भी है, चुनौती इंडिया अलायंस के सामने भी है, लेकिन बड़े महत्वपूर्ण सवाल कि आखिरकार जनता को कैसे रिझाएंगे। जो भीड़ जनसभाओं में नजर आ रही है वो वोट्स में कैसे तब्दील होगी। तीन बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम की शोभा बनेंगे। भारतीय जनता पार्टी से गौरी शंकर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस पार्टी से वाचस्पति द्विवेदी जी हैं और साथ ही साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। गौरी शंकर जी, शुरुआत में आप ही से कर रहा हूं क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती है। चुनौती ये नहीं है कि अब की बार 400 पार का टारगेट कैसे अचीव करना है, चुनौती तो इस बार की भी है कि भाई मोदी की गारंटी को ग्राउंड जीरो पर देना है। उन नेताओं को भी मनाना है जो अब तक आपकी पार्टी में बड़े पदों पर रहे लेकिन अब किसी पद पर नहीं है। जो नए नवेले आए हैं अभी आपके राजनीतिक दल में, उनको भी संतुष्ट करना है। और जिनके टिकट कटेंगे, क्योंकि यह बात तो 100% सच है कि कई लोगों के टिकट कट रहे हैं, तो जो टिकट कटे हैं उन लोगों की नाराजगी को भी दूर करना है। टिकट कटना कुणाल जी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है और ये बात सत्य है कि पिछले चुनाव में, विधानसभा चुनाव में बहुत सारे हमने टिकट काटे थे, नए लोगों को मौका दिया था। तो प्रयोग जो हमने किया था वो पूरी तरह सफल रहा। जब हमने सांसदों को टिकट दिया विधानसभा का, तो विपक्षी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी अपने सांसदों को डर के मारे टिकट दे रही है और सब हारने वाले हैं। नतीजा आपके सामने है। आपने महत्वपूर्ण बात की कि मोदी जी की गारंटी धरातल में किस प्रकार से दिखाई देगी। तो जिन राज्यों में भी चुनाव हुए हैं वहां मोदी जी की जो गारंटी थी, जो घोषणा पत्र था, उसका क्रियान्वयन होना प्रारंभ हो चुका है। छत्तीसगढ़ में तो यह हाल है कि 2 साल का जो बकाया बोनस था वो किसानों को दिया जा चुका है। 3100 धान की खरीदी प्रारंभ हो गई है। रामलला के दर्शन करने अयोध्या में हमने जो तीर्थयात्रा हमारा वो शुरू हो चुका है। और महतारी वंदन योजना के तहत में लगातार फॉर्म भराया जा रहा है। 1200 करोड़ का हमने बजट में प्रावधान भी किया। 18 लाख वो लोग जिनको आवास से कांग्रेस की पार्टी की सरकार ने वंचित किया था, उनको भी आवास देने का काम प्रारंभ कर दिए हैं। तो मोदी जी की जो गारंटी थी उसका क्रियान्वयन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में आपको देखने मिलेगा। तो कहीं ना कहीं हमारे पास में जीत का एजेंडा है और कांग्रेस पार्टी के पास आरोपों का प्रोपेगेंडा है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी डिबेट में जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं कि रामद्रोही लोग किस मुंह से जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे। आज पूरा देश सनातन के साथ में चल रहा है, पूरा देश राम में हो चुका है। वो लोग जो राम भगवान को के अस्तित्व को नकारे थे और आमंत्रण मिलने के बाद अयोध्या नहीं गए थे, वो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे, सोचने वाली बात है। ये आज कहीं ना कहीं पूरे भारत देश में विपक्ष का जो अलायंस था आज पूरी तरह बिखरा नजर आ रहा है। सर, जब जनता की आप चर्चा कर रहे हैं तो उम्मीद तो होगी उन तमाम लोगों को जो अभी तक इंडिया अलायंस के साथ थे लेकिन अब आपके साथ हैं। अशोक चवाड़ जी को, जो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनको एक दिन में पार्टी ज्वाइन कराई जाती है, अगले दिन में उन्हें राज्यसभा का टिकट मिल जाता है। लिहाजा जो तमाम लोग अभी बागी होकर आपके साथ अंतरात्मा की आवाज के नाम पर पहुंचे हैं, जनता तो उनसे भी पूछेगी कि अब तक आप सपा के साथ थे, कांग्रेस के साथ थे, अब बीजेपी के साथ हैं, भरोसा कैसे किया जाए? देखिए, नेता और जनता दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रूप से देखती है। पहला नेतृत्व, दूसरा विचारधारा। देश आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ चुका है और पूरा देश आज नरेंद्र मोदी जी के साथ में चल रहा है। तो नेतृत्व हमारे पास है। यहाँ तो हाल ये है कि कांग्रेस पार्टी के जो इनके नेता है राहुल गांधी जी, उनको इनका अलायंस प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं? क्यों अभी तक उनका नाम नहीं आ रहा है उसमें? तो खुद इनकी पार्टी के, इनके अलायंस के लोग उनको स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो इनके पास नेता भी कहाँ बचा? जनता राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार क्यों नहीं बन रहे, उसकी ज्यादा बेहतर जानकारी वाचस्पति द्विवेदी जी देंगे। ठीक है सर। अब वाचस्पति जी, सीधा स्पष्ट सा सवाल है कि भाई अब ज्ञान वर्सेस पीडीए की बात होती हुई नजर आ रही है। बीजेपी कह रही है हमारे पास मोदी नाम का चेहरा है, बीजेपी कह रही है कि हमारे पास पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है, बीजेपी कह रही है कि हमारे पास कद्दावर नेता है, नीति है और निर्देश भी हैं। कांग्रेस के पास क्या है? कांग्रेस के पास पूरी देश का जनाधार है और इंडिया अलायंस का व्यापक आधार है। और जनता जो इन 10 सालों में त्रस्त हुई है, जनता के हाथ में जो थाली में से जो रोटी छीनी गई है, उसके जो प्रकार खत्म हो रहा है, सब्जियों का आकार कम हो रहा है और जो किसानों की बोरियों का, खाद की बोरियों, उनका वजन जो कम हो रहा है और उपभोक्ता वस्तुओं का, बिस्किट का साइज कम हो रहा है, अन्य खाद्य पदार्थों का साइज कम हो रहा है, महंगाई लगातार बढ़ रही है, पेपर आपने इतने तमाम लूपहोल्स सर गिना दिए, लेकिन जनता तो ये भी पूछ रही है कि आपकी पार्टी के विधायक ही आपके शीर्ष नेतृत्व के कंट्रोल में नहीं है, वो भी तो आप में आस्था कम जाहिर कर रहे हैं। चाहे विक्रमादित्य जी हो, चाहे हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह जी हो, वो कह रही है कि भाई कोई सुनने वाला नहीं है।
किससे जाकर दुखड़ा रोएं? ये तो सभी दलों में होता है, जो बड़े दल होते हैं उनके अंदर होता है, जो प्रजातांत्रिक दल होते हैं उनके अंदर होता है। लेकिन जिस प्रकार का मोदी का दम्भ है, देखते हैं आप, मोदी गारंटी दे रहे हैं, कोई सरकार नहीं दे रही, बीजेपी सरकार गारंटी नहीं दे रही है, मोदी एक व्यक्ति गारंटी दे रहा है। ये हमारे यहाँ नहीं है, हम लोकतांत्रिक तरीके से। अरे सर, गारंटी की तो बात है, कांग्रेस पार्टी ने भी तो 5-5 गारंटियों का जिक्र किया था जब हिमाचल और कर्नाटक जीता था। अब जब प्रतिभा जी और जो वहां पर नेता हैं, तमाम लोग जो पार्टी छोड़ रहे, वो कह रहे हैं कि भाई गारंटियां सिर्फ नाम की थी, यहाँ पर पार्टी के विधायक ही संतुष्ट नहीं हो पा रहे, तो जनता कैसे संतुष्ट हो जाएगी? ठीक है, घर के अंदर जब कोई झगड़ा होता है, बर्तन खटकते हैं, हर परिवार में होता है, और लोकतांत्रिक तरीका है, वो अपनी बात कह सकते हैं, उनको कहने का अधिकार है। अगर उन्हें मुख्यमंत्री से कोई दिक्कत हो रही है तो हम बैठ के घर के अंदर सुलझा लेंगे। हमारे अंदर इसके साथ बिल्कुल नाराजगी है जिसे दूर करना आप लोग की पहली प्राथमिकता है। बहरहाल आपने इन तमाम चीजों में गोलमोल करके मेरा एक सवाल टाल दिया कि आखिरकार कांग्रेस अपना कौन सा रिपोर्ट कार्ड लेकर आम जनता के बीच जा रही है। ठीक है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट अमिताभ कुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्वागत सर आपका। मौजूदा वक्त में अब जब समय कम बचा है और बहुत बड़ी चुनौती है 2024 की, क्योंकि अब की बार 400 पार का नारा लेकर बीजेपी चल रही है जिसे हैट्रिक लगानी है, जबकि दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है जो अपनी एकजुटता को यहां पर टेस्ट करता हुआ नजर आएगा। लिटमस टेस्ट के तौर पर राज्यसभा में जो हुआ वो पूरे देश ने देखा। जी, विपक्षी दलों का जो संगठन है वो एकदम लग रहा है कि कमी हो गया है। अब जो भी कोशिश कर रहे हैं उसके ऊपर भी भाजपा जो है कुछ ना कुछ गड़बड़ कर दे रही है, कहीं कुछ तोड़ ले रही है, कहीं कुछ तोड़ ले रही है। अब तक कई राज्यों में हो रहा था, अब राज्यसभा के खेल में भी आपने देखा कि कैसे हिमाचल जैसे राज्य में, जहां एकदम कॉन्फिडेंट थे ये और एकदम तय था कि इनका उम्मीदवार जीतेगा, वहां भी भाजपा ने खेल कर दिया। तो इसका मतलब पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी का जो इंटरनल कम्युनिकेशन सिस्टम है वो ध्वस्त हो चुका है और इनको उस पर बहुत विचार करना पड़ेगा कि कैसे आंतरिक जो संवाद सूत्र जो हैं उनको कायम किया जाए और अपने नेताओं को अपने साथ रखा जाए, और उसके बाद जो अपने नेता हैं उनका जनता से संवाद कैसे कायम हो, क्योंकि जनता भी मुझे लगता है इनसे काफी दूर जा चुकी है। और दूसरे संगठनों जो जिनके साथ ये जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं उनके साथ जुड़ने का काम भी अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन सर आपको क्या लगता है, क्योंकि इंडिया अलायंस की तरफ से अब तक कोई फॉर्मूला सामने नहीं आ पाना, भले ही अखिलेश यादव जी पीडीए की बात कर रहे हो, लेकिन बीजेपी तो हर रोज एक नए नारे के साथ आती है कि सब बीजेपी मय है, बीजेपी ही तय है। केशव प्रसाद मौर्य भी कहते हैं कि 8 से 80 का हम सफर तय करते नजर आएंगे। और अब जो गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, यानी कि जो ज्ञान का फॉर्मूला लेकर सामने आए हैं, बड़ा सवाल तो उठेगा कि भाई बीजेपी तमाम चीजें लेकर सामने आ रही है और कांग्रेस की तरफ से क्या है, पीडीए जिसका जिक्र कभी राहुल गांधी नहीं करते। नहीं, ये तो अभी कोई नारा देना तो दूर की बात है, ये तय नहीं कर पाए हैं कि ये कैसे लड़ेंगे चुनाव, किन बातों पे लड़ेंगे। क्योंकि आप देखिए जो प्रवक्ता आते हैं वो 80-90 वाले पुराने 2-4 चीजें दोहराते हैं, वो बेरोजगारी और महंगाई को लेकर के बात कर रहे होते हैं, जबकि जनता इसके बारे में बात कर ही नहीं रही। और हमने इस पे पहले भी कहा हुआ है कि आप पुराने नारों के साथ आज चुनाव नहीं लड़ सकते। आज की दशा और दिशा दोनों बदल चुकी है। जो आपके समय में हुआ करती थी समस्याएं बेरोजगारी को लेकर के, जैसे जब आप बात करते हैं, देखिए बेरोजगारी तो निरंतर रहने वाली चीज ना, हर साल करोड़ों युवा आ जाते हैं मार्केट में जिनको जॉब चाहिए। तो उसके लगातार समाधान के लिए जो कोशिशें होनी चाहिए, उसके बजाय आप पहले केवल जो है नौकरी, और वो भी सरकारी नौकरी को लेकर के दावे करते रहते थे, जो कि कभी पूरा नहीं हो सकता। सबको पता है कोई भी सरकार 1-1.5% से ज्यादा लोगों को नौकरी नहीं दे सकती है। उसका समाधान ढूंढने के लिए इस सरकार ने जो अपना स्वरोजगार के लिए 5,000 से लेकर के 10 लाख तक का एकदम आम जो ऋण है उसको जो बांटना शुरू किया, ट्रेनिंग देना शुरू किया, विश्वकर्मा योजना, स्वनिधि योजना जैसे ढेर सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वगैरह का काम चल रहा है, इतने बड़े पैमाने पे चल रहा है, रिकॉर्ड स्तर पे चल रहा है, तो नेचुरली जो वो स्थिति नहीं है। अब युवा ठीक है, लेकिन नहीं, ठीक है, लेकिन गौरी शंकर जी ये इतना आसान भी नहीं है। अब की बार 400 पार का नारा आप लेकर चल रहे हैं। यूपी की 80 सीट, हरियाणा की 10 सीट, गुजरात की आप बात कर लीजिए, राजस्थान की आप बात कर लीजिए, यहाँ की तमाम सीटों को भी आप इंक्लूड कर लेंगे तो भी 400 पार थोड़ा सा टफ होगा।
क्या उम्मीद करें कि जो दक्षिण भाषी राज्य है, जहां पर केरल हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, कर्नाटक हुआ, पश्चिम बंगाल हो गया, इन राज्यों में जहां बीजेपी कमजोर है, वहां पर किस स्ट्रैटेजी के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं? देखिए कुणाल जी, जब कोई युवा वोट डालने जाता है तो ये सोचता है मन में कि किसको वोट दे रहा है, और ये बात जहन में एक पढ़े लिखे युवाओं के मन में रहती है कि उसे सुरक्षा किसकी तरफ से मिली है, शिक्षा किसकी तरफ से मिली है, अच्छा स्वास्थ्य देने में कौन सरकार अग्रणी रही है, सांस्कृतिक विरासत को वापस लौटाने वाली कौन सी सरकार है, धर्मांतरण को रोकने वाली कौन सी सरकार है। और ये सारी चीजों को अगर आप कंक्लूड करते हैं तो मोदी जी के पिछले 10 साल का रिपोर्ट कार्ड आप देखेंगे, हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इंफ्रा के क्षेत्र में और आवास देने के उसमें लगातार हमने कार्य किया, रोजगार से भी लोगों को जोड़ा। हर किसी को सरकारी नौकरी देना संभव नहीं होता, ये बात बिल्कुल सही बोल रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार जी। अब स्वरोजगार से छोटे छोटे जो लोग काम करते थे, रेहड़ी वाले, ठेले वाले, जो विश्वकर्मा योजना में आप देखेंगे छोटे छोटे जाति के लोगों को जहां कोई लोन देने को तैयार नहीं होता था, पहली बार ऐसा हुआ कि छोटे छोटे समाज के लोगों को हम जोड़ने में पूरी तरह कामयाब हुए। तो हर वर्ग आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से आसान्वित है और हमारे साथ है। इसी बात का हम इस कार्य योजना के तहत हम बोल रहे हैं कि 400 पार हम करके रहेंगे, क्योंकि ये बात भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है कि साउथ में जिस प्रकार के परिणाम को पहले मिलते थे वैसे नहीं मिले, तो अब हमारे लिए चुनौती है। उस चुनौती को पार करते हुए आम जनता के बीच हम लगातार जा रहे हैं, हम किसानों के बीच भी जा रहे हैं, हम युवाओं के बीच भी जा रहे हैं, महिलाओं के लिए लगातार हम कार्य कर रहे हैं। एक छोटे से सवाल गौरीशंकर जी कि भाई 400 पार का नारा किस आधार पर? क्या 10 साल की गारंटी मोदी का नाम है, या जो तमाम राजनीतिक दल जो छोड़ छोड़ के नेता आ रहे हैं उनके सहारे अब की बार 400 पार का नारा डिसाइड हुआ है? परिवार बढ़ता है तो इसमें किसी को कोई भी गुरेज नहीं होनी चाहिए, और किसी का कुनबा अगर बिखर रहा है तो इसमें आत्मचिंतन करने का विषय है कि क्यों उनका पार्टी अब डूबता जहाज हो रहा है और क्यों ऐसे हालात बने हैं। हमारा अगर परिवार बढ़ता है तो इसका हम स्वागत करते हैं, तो हमको कोई दिक्कत वाली विषय नहीं है। जहां सवाल 400 पार का है तो 400 पार के इसके 3 आधार प्रमुख है। हमने विकास किया है, हमने विश्वास जीता है, और आम जनता के बीच में मोदी जी की जो छवि है वो निसंदेह आज पूरे भारत की वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी मजबूत आकृति लेकर आज सामने खड़ी है। कहीं दूर दूर तक कांग्रेस पार्टी सीधा बीजेपी कह रही है कि भाई जनता का विकास हुआ है और मोदी जी पर विश्वास भी है। अब कांग्रेस और इंडिया अलायंस की अगर हम बात कर लें तो वहां पर दिग्गज नेता जो छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश के ही उन तमाम 7 से 9 विधायकों की चर्चा कर लें, चाहे वहां पर मनोज पांडे हो, चाहे राकेश प्रताप हो या राकेश कुमार पांडे जी हो, चाहे वहां पर विवेक अवस्थी की हम बात कर ले, आशुतोष मौर्य की हम बात कर ले, पूजा पाल की हम बात कर ले, ये अपने अपने क्षेत्र के बहुत कद्दावर नेता थे सर। उत्तर प्रदेश में ये वो लोग थे जो बीजेपी की आंधी में भी नहीं हिले थे और चुनाव जीता था। अब जब वो आपके साथ नहीं होंगे, बीजेपी के साथ होंगे, तो क्या थोड़ा मुश्किल है उन तमाम इलाकों पर विजयी पताका लहरा पाना? पहले तो मैं वरिष्ठ पत्रकार जी और जो प्रवक्ता हैं भाजपा के, मैं उनके 2 रिबट्स करना चाहता हूं। ये जो एमएसएमई लोन की बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं बहुत इन्होंने 1.5% 2% मानता हूं मैं इतने लोगों को, या 3% तक आप मैक्सिमम दे सकते हैं, सरकार रोजगार दे सकती है, बात ठीक है, मैं भी मानता हूं। लेकिन जो एमएसएमई लोन दिए गए हैं, आपको पता है अगर आप कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो उसके जो उत्पाद आप ले रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, 18% जीएसटी लगता है। अगर आप 2 लाख का लोन ले रहे हैं तो 36,000 आप जीएसटी दे रहे हैं, 4,000 का उस पर आपका इंश्योरेंस हो रहा है, इसके बाद अन्य खर्चे आ जाते हैं, कुल मिला के 50,000 रुपए उसका साइपन हो जाता है। अब आप समझिए कि उसको केवल 1.5 लाख रुपया मिला, 1.5 लाख पर उसको 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट पे कर रहा है। अब बताइए कहां वो रोजगार सफल होगा। दूसरी बात, बहुत सारे स्टार्टअप प्रोजेक्ट्स इन्होंने चलाए, आज सबको स्थिति पता है, गंगा साफ हो गई, कौन सा विकास हो गया, किसानों को कौन सा एमएसए जो वादा किया था C2+ का, क्या वो उनको मिल गया, क्या युवाओं को रोजगार मिल गया, क्या शिक्षा की बात करते हैं, बिहार में बताया कि नहीं, तो ये तो जनता डिसाइड करेगी ना सर कि भाई क्या मिला, क्या पाया था, क्या वादा हुआ था और क्या मिला। क्योंकि अगर नहीं मिला होता तो अभी हाल फिलहाल में जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस या विपक्ष का परफॉर्मेंस कमजोर होना अपने आप में एक बड़ा सवाल करता है कि आप जनता को कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं। कर्नाटक में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई थी कि भाई 5 बड़ी बड़ी गारंटीज का ऐलान किया गया था, गारंटीज को पूरा करने में इतना फंड लग गया कि विधायक निधि ही खत्म हो गई। हिमाचल की आप बात कर लीजिए, पूरा जो खेमा नाराज होता नजर आ रहा है वो साफ कह रहा है कि भाई जनता के बीच किस मुंह से जाएं। वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आ रहा है तो हाथ खाली है। वादा किया था
हमने कहा था ऋण माफ करेंगे। आप देखिए क्या है, हमारा जीएसटी का हिस्सा हमें नहीं दिया जा रहा। यह कभी हुआ है? जब आप देख लीजिए ईडी से और इन सबसे कितना डरा के लोगों को जोड़ा जा रहा है। जो लोग गए एक दिन पहले आप उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं बड़े बड़े, अगले दिन आप उनको राज्यसभा अब भेज तो दे सर रहे हैं, अगले विपक्ष दिन किसी उससे को एक कदम आगे बढ़ गया ना। अगले दिन उनको पद अब दे तो दे रहे हैं। ईडी तो सीबीआई ये आईटी की इम्प्योरमेंट चर्चा कर रहे नहीं हैं, तो होती। आप अब तो जितने लोग इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं वो सब अंतरात्मा की आवाज की बात करते नजर आते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास, लेकिन अमिताभ जी, चुनाव में ये होता है। क्या अभी शुरू होने अब तक दीजिए, प्रधानमंत्री टिकट का पर चेहरा जाने दीजिए। प्रोजेक्ट ना कर कुशवाहा जी, पाना, प्लीज, कॉमन एक मिनट रोड मैप दीजिएगा, नहीं एक हो मिनट पाना, दीजिएगा। कॉमन लोगो नहीं हो पाना, स्ट्रैटेजी नहीं बन पाना, ये तमाम चीजें हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बहुत मुश्किल कर देगा, क्योंकि अभी तक चुनाव में महज 100 दिन का वक्त भी नहीं बचा है और अभी कुछ डिसाइड नहीं है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केवल पार्टी स्तर पे नहीं होना है, पार्टी के नेताओं के स्तर पे, फिर उम्मीदवारों के स्तर पे, उम्मीदवारों के नीचे इनके अपने कार्यकर्ता के स्तर पे, और जो इनके समर्थक मतदाता हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना है। तो बहुत कई स्तरों पे कोऑर्डिनेशन होने के बाद जीतने की गुंजाइश बनती है ना। अब मान लीजिए इन्होंने मान लिया पार्टी स्तर पे हो गया कि भाई इन्होंने सीटें आपस में बांट ली, लेकिन पता चलेगा कि इनके नीचे जो कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में हैं, अब जिसके पार्टी को टिकट मिला है केवल उसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी जो उसके समर्थक पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय नहीं बना है, तो केवल उनकी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, तो इनको उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा लोकसभा क्षेत्र से। स्थानीय स्तर पे फिर मतदाता भी थोड़ा सा बिखरे हुए होंगे, अरे ये दूसरी पार्टी का लेकिन उम्मीदवार बड़ा हमारे सवाल यहाँ ये आया नहीं, है। कई एग्जाम्पल हमने देखे जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मैं यानी कि अहम की बात करते हुए नजर आए थे। बीजेपी कह रही कि जितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे वहां पर कोई चेहरा नहीं होगा, मोदी की गारंटी होगी और कमल का निशान होगा। अब कांग्रेस से भी बड़ा सवाल बन जाता है कि तमाम जो आपके कलेश हैं वो समाप्त नहीं हो पा रहे, एकजुटता का नारा संदेश कैसे देंगे? अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया या कमलनाथ जी की बात कर लें, या टीएस सिंहदेव की, या फिर आप भूपेश बघेल की आप बात कर लें, हर जगह तो नजर आता कि क्लैशेस हैं, गुट बने हुए, इतने गुट हावी हो जाते हैं कि भाई सरकार का परफॉर्मेंस पीछे रह जाता है और एक गलत इंप्रेशन आम जनता के बीच जाता है। ये तो आपने और आगे की बात कह दी कि कांग्रेस के अंदर ही इतना विरोध है आपस में, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के जैसे कार्यकर्ता होते हैं तो उनको पता है कि चलो पार्टी ने तय कर दिया तो ये उम्मीदवार हमारा है। लेकिन दूसरे जैसे सपा के साथ इनका जहां पे गठबंधन है, वहां पे सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब नेताओं को एक साथ मिलकर रैली करते, रोड शो करते, प्रचार करते नहीं देखेंगे तो वो एक दूसरे के लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच समन्वय नहीं स्थापित हो पाएगा। फिर इनके जो नीचे मतदाता हैं, हर एक पार्टी के अपने कोर वोटर तो होते ही हैं जो अपनी पार्टी को पसंद करते हैं, तो वो अगर सपा का मतदाता है और कांग्रेस का वहां पे उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है तो वो उतना उत्साहित नहीं होगा उसको वोट करने के लिए, अगर दोनों के नेता वहां बैठ करके एक साथ रैली नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनके घर पे नहीं आ रहे हैं, तो वो भी असर पड़ जाता है। आधे से ज्यादा मतदाता दूसरे को वोट कर देते हैं, सोचते हैं कि ना हमको तो कांग्रेस को देना ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और सपा जो है इनका वोट बैंक जो है, सपा ने कांग्रेस से ही तोड़ा है, वही इनका वोट बैंक है। तो एक विरोध तो है ही, परस्पर विरोध तो है ही ना, वो सब नहीं, वो विवाद नहीं खत्म हुआ है। एक साथ मजबूती के साथ जब तक आप नहीं खड़े होते हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, तो वोट क्यों देंगे आपको? नहीं, बिल्कुल लीडर की तो जरूरत होगी ही ना। बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार इंडिया अलायंस को लीड कौन करता नजर आएगा, क्योंकि सबके अंदर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है, लेकिन उतना डेडिकेशन कोई करता नजर नहीं आता। अब वाजपेयी जी एक चीज और सिंपल से बता दीजिए कि भाई अभी जो मिस कोऑर्डिनेशन दिख रहा है तमाम स्टेट से लेकर सेंटर तक, उसको सॉर्ट क्या वो उनको मिल गया? क्या युवाओं को रोजगार मिल गया? क्या शिक्षा की बात करते हैं? बिहार में बताया कि नहीं, तो ये तो जनता डिसाइड करेगी ना सर कि भाई क्या मिला, क्या पाया था, क्या वादा हुआ था और क्या मिला। क्योंकि अगर नहीं मिला होता तो अभी हाल फिलहाल में जितने चुनाव हुए उसमें कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस या विपक्ष का परफॉर्मेंस कमजोर होना अपने आप में एक बड़ा सवाल करता है कि आप जनता को कितना संतुष्ट कर पा रहे हैं। कर्नाटक में जिस तरह से खबरें निकलकर सामने आई थी कि भाई 5 बड़ी बड़ी गारंटीज का ऐलान किया गया था, गारंटीज को पूरा करने में इतना फंड लग गया कि विधायक निधि ही खत्म हो गई। हिमाचल की आप बात कर लीजिए, पूरा जो खेमा नाराज होता नजर आ रहा है वो साफ कह रहा है कि भाई जनता के बीच किस मुंह से जाएं। वादे तो बड़े बड़े कर दिए, लेकिन जब डिलीवरी का वक्त आ रहा है तो हाथ खाली हैं। वादा किया था
हमने कहा था ऋण माफ करेंगे। आप देखिए क्या है, हमारा जीएसटी का हिस्सा हमें नहीं दिया जा रहा। यह कभी हुआ है? जब आप देख लीजिए ईडी से और इन सबसे कितना डरा के लोगों को जोड़ा जा रहा है। जो लोग गए एक दिन पहले आप उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं बड़े बड़े, अगले दिन आप उनको राज्यसभा अब भेज तो दे सर रहे हैं, अगले विपक्ष दिन किसी उससे को एक कर दे कदम रहे आगे हैं, बढ़ गया ना। अगले दिन उनको पद अब दे तो रहे हैं। ईडी तो सीबीआई ये आईटी की इम्प्यूरमेंट चर्चा कर रहे नहीं हैं। तो होती। आप अब तो जितने लोग इंडिया अलायंस को छोड़ रहे हैं वो सब अंतरात्मा की आवाज की बात करते नजर आते हैं। देखिए ठीक है, मैं लौटूंगा सर आपके पास। लोग होते हैं, लेकिन हमारे साथ अमिताभ जी, चुनाव में ये होता है। क्या अभी शुरू होने अब तक दीजिए, प्रधानमंत्री टिकट का कट चेहरा जाने दीजिए। प्रोजेक्ट ना कर कुशवाहा जी, पाना, प्लीज कॉमन 1 मिनट रोड मैप दीजिएगा, नहीं 1 हो मिनट पाना, दीजिएगा। कॉमन लोगो नहीं हो पाना, स्ट्रैटेजी नहीं बन पाना, ये तमाम चीजें हैं जो विपक्षी गठबंधन इंडिया के लिए बहुत मुश्किल कर देगा, क्योंकि अभी तक चुनाव में महज 100 दिन का वक्त भी नहीं बचा है और अभी कुछ डिसाइड नहीं है। हाँ हाँ, निश्चित रूप से आपसी कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केवल पार्टी स्तर पे नहीं होना है, पार्टी के नेताओं के स्तर पे, फिर उम्मीदवारों के स्तर पे, उम्मीदवारों के नीचे इनके अपने कार्यकर्ता के स्तर पे, और जो इनके समर्थक मतदाता हैं उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना है। तो बहुत कई स्तरों पे कोऑर्डिनेशन होने के बाद जीतने की गुंजाइश बनती है ना। अब मान लीजिए इन्होंने मान लिया पार्टी स्तर पे हो गया कि भाई इन्होंने सीटें आपस में बांट ली, लेकिन पता चलेगा कि इनके नीचे जो कार्यकर्ता हैं, जो क्षेत्रों में, लोकसभा क्षेत्रों में हैं, अब जिसके पार्टी को टिकट मिला है केवल उसके कार्यकर्ता काम कर रहे हैं, क्योंकि दूसरी पार्टी जो उसके समर्थक पार्टी के लोगों के कार्यकर्ताओं के साथ समन्वय नहीं बना है, तो केवल उनकी पार्टी के लोग काम कर रहे हैं, तो इनको उतना समर्थन नहीं मिल पाएगा लोकसभा क्षेत्र से। स्थानीय स्तर पे फिर मतदाता भी थोड़ा सा बिखरे हुए होंगे, अरे ये दूसरी पार्टी का लेकिन उम्मीदवार बड़ा हमारे सवाल यहाँ ये आया नहीं, कई है। एग्जाम्पल हमने देखे जहां पर कांग्रेस के दिग्गज नेता मैं यानी कि अहम की बात करते हुए नजर आए थे। बीजेपी कह रही कि जितनी सीटों पर प्रत्याशी उतारे जाएंगे वहां पर कोई चेहरा नहीं होगा, मोदी की गारंटी होगी और कमल का निशान होगा। अब कांग्रेस से भी बड़ा सवाल बन जाता है कि तमाम जो आपके कलेश हैं वो समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, एकजुटता का नारा संदेश कैसे देंगे? अशोक गहलोत हो, सचिन पायलट हो, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया या कमलनाथ जी की बात कर लें, या टीएस सिंहदेव की, या फिर आप भूपेश बघेल की आप बात कर लें, हर जगह तो नजर आता कि क्लैशेस हैं, गुट बने हुए हैं, इतने गुट हावी हो जाते हैं कि भाई सरकार का परफॉर्मेंस पीछे रह जाता है और एक गलत इंप्रेशन आम जनता के बीच जाता है। ये तो आपने और आगे की बात कह दी कि कांग्रेस के अंदर ही इतना विरोध है आपस में, लेकिन फिर भी जो कांग्रेस के जैसे कार्यकर्ता होते हैं तो उनको पता है कि चलो पार्टी ने तय कर दिया तो ये उम्मीदवार हमारा है। लेकिन दूसरे जैसे सपा के साथ इनका जहां पे गठबंधन है, वहां पे सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता जब नेताओं को एक साथ मिलकर रैली करते, रोड शो करते, प्रचार करते नहीं देखेंगे तो वो एक दूसरे के लिए काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके बीच समन्वय नहीं स्थापित हो पाएगा। फिर इनके जो नीचे मतदाता हैं, हर एक पार्टी के अपने कोर वोटर तो होते ही हैं जो अपनी पार्टी को पसंद करते हैं, तो वो अगर सपा का मतदाता है और कांग्रेस का वहां पे उम्मीदवार खड़ा किया हुआ है तो वो उतना उत्साहित नहीं होगा उसको वोट करने के लिए। अगर दोनों के नेता वहां बैठ करके एक साथ रैली नहीं कर रहे हैं, प्रचार नहीं कर रहे हैं, उनके घर पे नहीं आ रहे हैं, तो वो भी असर पड़ जाता है। आधे से ज्यादा मतदाता दूसरे को वोट कर देते हैं, सोचते हैं कि ना हमको तो कांग्रेस को देना ही नहीं है, क्योंकि कांग्रेस और सपा जो है इनका वोट बैंक जो है, सपा ने कांग्रेस से ही तोड़ा है, वही इनका वोट बैंक है। तो एक विरोध तो है ही, परस्पर विरोध तो है ही ना, वो सब नहीं, वो विवाद नहीं खत्म हुआ है। एक साथ मजबूती के साथ जब तक आप नहीं खड़े होते हैं, लोग आपके ऊपर भरोसा नहीं कर पाते, तो वोट क्यों देंगे आपको? नहीं, बिल्कुल लीडर की तो जरूरत होगी ही ना। बड़ा सवाल तो यही कि आखिरकार इंडिया अलायंस को लीड कौन करता नजर आएगा, क्योंकि सबके अंदर प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश है, लेकिन उतना डेडिकेशन कोई करता नजर नहीं आता। अब वाजपेयी जी एक चीज और सिंपल से बता दीजिए कि भाई अभी जो मिस कोऑर्डिनेशन दिख रहा है तमाम स्टेट से लेकर सेंटर तक, टाउट करने में और कितना वक्त लग जाएगा? और दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल कि विपक्षी गठबंधन के जो तमाम नेता हैं उनको आप कैसे संतुष्ट करते नजर आएंगे, क्योंकि पटना से लेकर बेंगलुरु, बेंगलुरु से लेकर मुंबई, मुंबई से लेकर दिल्ली, ये 4 जगह अलग अलग मीटिंग हुई, उसके बाद कुछ अता पता नहीं है इंडिया अलायंस का, सिर्फ सीटों का बंटवारा कर दिया गया। जी बिल्कुल सही बात है, आप जो कह रहे हैं, हम निश्चित रूप से थोड़ा सा देर किए हैं, क्योंकि चुनाव आ गए थे तो उसमें हम पूरी पार्टी अपने तरीके से लग गई थी, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया। ये बात आपकी ठीक है, जग जाहिर है, लेकिन ये ऐसा नहीं है कि हमारी पीछे प्रक्रिया नहीं चल रही थी, प्रक्रिया चल रही थी, उसमें कुछ साथी हमारे इधर उधर हुए हैं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे प्रधान लालू जी
हमेशा रहे हैं। बिहार में हमारा इंटेक्ट है, हमारा महाराष्ट्र में भी इंटेक्ट है, शरद पवार जी के साथ हमारा बिल्कुल है, और अन्य राज्यों में भी हमारा बिल्कुल सही है, बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, हमारा बिल्कुल फिक्स है। लेकिन एक मोदी की जो गारंटी है, वो मोदी गारंटी के खिलाफ, भाजपा की गारंटी नहीं है, एक पार्टी की गारंटी नहीं है, ये एक व्यक्ति की गारंटी है, और ये इसी को हम लोग हिटलर शाही और फासिज्म कहते रहे हैं। और भाजपा अब नहीं है, भाजपा अरे नहीं सर, जो दिखेगी। व्यक्ति और सबसे जिस बड़े दिन पद मोदी पर जी बैठा है चले उसी का जाएंगे, नाम उस लिया दिन जाएगा ना। बीजेपी पार्टी दिखेगी कांग्रेस की नहीं। गारंटी हो, राहुल की गारंटी हो, उसी तरह से चीजों को एड्रेस की जाएंगी। ठीक है, गौरीशंकर जी आप अपनी बात रख सकते हैं। अच्छा लगता है जब किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के नेता हिटलर शाही की बात करते हैं। लोकतंत्र के चेहरे पे कालिक पोतने वाले लोकतंत्र के हत्यारे जब हिटलर शाही की बात करते हैं तो थोड़ा इनको देखना चाहिए कि माँ बेटी की पार्टी बनकर इनकी पार्टी रह गई है। बहन भाई जीजा साला वाली जो पार्टी चल रही है वो हमारे ऊपर सवाल उठाते हैं, बड़ा आश्चर्य लगता है। एक गांव गरीब किसान का बेटा चाय बेचकर आज प्रधानमंत्री बन गया, उसको और कितना अपमानित करेंगे। हाँ भैया, मोदी जी की गारंटी है हमारे पास में, हमारे पास में मोदी जी की गारंटी। आप बोल दीजिए, आप बोलिए राहुल जी की गारंटी है क्या आपके पास में? प्रियंका गांधी जी की कोई गारंटी है क्या? जाते तो है ना भाई गारंटी देने के लिए, सभा लेने के लिए। एक बार नहीं, लेकिन वाजपेयी जी सीधा स्पष्ट सा सवाल है कि बीजेपी मोदी की गारंटी पर आगे बढ़ रही है। क्या राहुल गांधी का नाम प्रोजेक्ट करने से इंडिया अलायंस बच रहा है या कांग्रेस पार्टी बच रही है? क्या भाई, आम सभा में जाते हैं ना वो लोग तो ठीक है बहन निकल जाती है, ठीक है, दादी की साड़ी लेकर चुनावी सभा में। ठीक है गौरीशंकर जी, सीधा स्पष्ट सवाल है वाजपेयी जी। बीजेपी कह रही है कि भाई मोदी की गारंटी है, मोदी जैसा नाम हमारे पास है। सीधा स्पष्ट सवाल है, कांग्रेस क्या राहुल गांधी के नाम की गारंटी देने से बच रही है या इंडिया अलायंस के अंदर उस पर राहुल गांधी राहुल गांधी के नाम को आगे बढ़ाया जाए या राहुल की गारंटी जैसी चीज लेकर आई जाए? हमारे अध्यक्ष खड़गे जी के नेतृत्व में पूरा इंडिया अलायंस लड़ेगा। ठीक है, एक सेकंड गौरीशंकर जी, राहुल जी के नाम पर ठीक है, राहुल गांधी जी नेता नहीं नहीं, बड़ा सवाल तो सर वही है ना कि इंडिया अलायंस कब तक बच पाएगा। जेडीयू से लेकर सपा, सपा से लेकर कांग्रेस, तमाम लोग तो आप कमजोर कर रहे हैं, ये कमजोर कड़ियां थी। कोई दिक्कत नहीं, खड़गे जी हमारे एक मात्र हैं जो पूरा वाजपेयी। अरे खड़गे जी खड़क रहे हैं भाई, खड़गे जी खड़क रहे हैं। राहुल जी के पास गारंटी नहीं, घंटी है, उसी को बाद में घूम रहे हैं, उसी को बाद में घूम रहे हैं, अपभ्रंश करेंगे। यही आपकी संस्कृति है, उसी को घूम रहा लेके, वो गारंटी नहीं है, उनकी घंटी है, शैली है, और यही तरीके से जिसको बजा रहे हो 10 साल काम करते हैं। ये कौन सा तरीका है? आप मोदी को फिर गोदी कह दिया जाए तो आपको अच्छा लगेगा? ठीक है, लेकिन सर वाजपेयी जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये भारत न्याय यात्रा जो आई है कांग्रेस पार्टी की, इससे क्या उम्मीद की जाए? एक सेकंड सर, गौरीशंकर जी एक सेकंड बना के रखिए भाई, लोकसभा चुनाव लड़ना है आप लोगों को, लोकसभा तक। नहीं ठीक है गौरीशंकर जी, थोड़ा सा सुन लीजिए इनको। ठीक है तरीके से बात करें, मैंने मोदी जी को कुछ कहा? एक सेकंड वाजपेयी जी, अब वही बात है ना कि सीधे करेंगे काउंटर तो फिर क्या फायदा हम लोग को बैठने का? नहीं, आपको बदतमीजी करेंगे हमारे थोड़ा सा मानसिक संतुलन बना लीजिए। मेरा साथ कहना, थोड़ा सा मानसिक संतुलन स्थिर रखिए भैया, आराम से लड़िए। बहुत बड़ा चुनाव लड़ने जा रहे हैं आप लोग। ऐसे अभी से विचलित हो जाएंगे तो चुनाव कैसे लड़ेंगे? बदनाम करेंगे, ऐसे में कैसे चुनाव लड़ेंगे आप लोग? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, जो सच्चाई है वो छुप नहीं जाएगी। जी सच्चाई चिल्लाने से जो झूठ है वो सच नहीं हो जाएगा। राहुल गांधी जी नेता नहीं बनेंगे, राहुल गांधी जी नेता नहीं बन जाएंगे। कहा चिल्ला रहे हैं? राहुल गांधी जी नंबर नहीं बढ़ा पाएंगे अपना, नहीं गारंटी दे पाएंगे। आप भी जानते हैं राहुल गांधी जी के पास तो गारंटी है ही नहीं है, तो चिल्लाने से क्या होगा? कैसी बात, चिल्लाने से क्या होगा? द्विवेदी जी, पूरे देश में बेईमानी से द्विवेदी जी आप बोलिए ना इस बात पर, राहुल गांधी जी के पास कोई गारंटी है क्या? बताइए मेरे को आप। नहीं ठीक है, लेकिन गौरीशंकर जी एक सेकंड सीधा स्पष्ट सा सवाल है। गौरीशंकर जी सीधा स्पष्ट सा सवाल है कि भारत जोड़ो में भारत यात्रा भी देखी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी देख रहे हैं हम, क्या उम्मीद कर रहे हैं सर कि भाई ये जो यात्राएं हैं, ये जो भीड़ है आपको नजर आ रही है जिससे कांग्रेस पार्टी कई दिग्गज नेता गदगद होते नजर आ रहे हैं, ये वोट में कन्वर्ट भी होंगे? जितने जगह भारत जोड़ो यात्रा निकली है उसके बाद देखिए शांत कराइए, एक सेकंड गौरीशंकर जी प्लीज। ये है तानाशाही, मैं बोल रहा हूं, मेरा समय है, आपने मुझसे सवाल किया है। उसमें देखिएगा कैसे राजनाथ सिंह जी को पीछे कर दिया जा रहा है, मोदी जी को अंदर घेरे में रखा जा रहा है। ठीक है, एक सेकंड गौरीशंकर जी, सीधा स्पष्ट सवाल वाजपेयी जी से आपसे, आप मेरा सवाल टाल रहे हैं सर बार बार।
जी दिखाइए। मैं तो जवाब देने को तैयार बैठा हूँ, तो जब बोलने नहीं दे रहे मुझे। अब ये बता दीजिए वाजपेयी जी, सीधा स्पष्ट सा सवाल है कि भारत न्याय यात्रा के बाद ये जो भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, यात्रा पार्ट 2, क्या उम्मीद करें, क्या जो भीड़ नजर आ रही है, जो तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शेयर करते हैं सोशल मीडिया पर भीड़, ये वोट्स में तब्दील होगी? और दूसरा जो कॉम्बिनेशन आप एक्सपेरिमेंट के तौर पर यूपी से लेकर तमाम स्टेट्स में कर रहे हैं, पहले भी किए हैं, नतीजे तो मन मुताबिक नहीं आए थे। जी बिल्कुल गोस्वामी जी, ध्यान करिए, भारत जोड़ो यात्रा पहले शुरू हुई थी। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हमने 2 सरकारें बनाई हैं। आज ये है कि हमें वो प्रतिफल वहां नहीं मिला, इन 3 राज्यों में नहीं मिला। हमारे निश्चित रूप से कोऑर्डिनेशन का या हमारी नीति पर जनता ने ये बहुत अच्छी बात आपने की कि भारत न्याय यात्रा से आपने 2 स्टेट्स में इलेक्शन करके सरकार बना ली, और हाल फिलहाल में एक स्टेट में जो इलेक्शन है वो अधर में लटक रहे हैं जो सरकार है। कुछ नहीं होगा, आप निश्चिंत रहें, कुछ भी होने वाला नहीं है। मजबूती से सरकार चलेगी हिमाचल प्रदेश की, कोई दिक्कत नहीं है, आप परेशान ना हो। बिल्कुल स्वस्थ तरीके से, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चलेगी, और जो भी अनुशासनहीनता करेगा अमिताभ जी चलेगा और उनको भी बाहर कर दिया जाएगा। अमिताभ जी, अब एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई उत्तर प्रदेश को साधना हर किसी के लिए चुनौती है। इंडिया अलायंस भी 80 की 80 सीटों पर नजर गड़ाए बैठा है, और बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से भी 80 की 80 सीटें पर टारगेट किया जा रहा है। किसके पक्ष में ज्यादा आपको बेहतर स्थितियां नजर आ रही हैं? क्योंकि यूपी की अगर बात करें तो वहां पर तो डबल रिपोर्ट कार्ड लेकर कार्यकर्ता मतदाताओं के सामने है कि भाई सेंटर का भी रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए 10 साल का, और यूपी में 2017 से जो हमारी पार्टी की सरकार है उसका भी रिपोर्ट कार्ड देख लीजिए। एक नहीं 2 रिपोर्ट कार्ड देखिए, उसके बाद वोट कीजिए। और जिस तरीके से एनडीए टारगेट कर रहा उत्तर प्रदेश को, उत्तर प्रदेश में इनका समीकरण बिगाड़ के रख दिया मोदी जी ने। मोदी जी ने देखिए पसमानदा मुस्लिम समाज को भी अपने साथ जोड़ लिया है और उसके ऊपर काफी काम कर रहे हैं। मुस्लिम महिलाएं जो हैं वो भी इनके साथ जुड़ गई हैं, और पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग तो जुड़ा ही हुआ है। जिस तरीके से ग्रामीण इलाकों में काम हुआ है, तो इनकी तो हालत खराब है। आप 2014 और 2019 दोनों में देख लीजिए, इनका परफॉर्मेंस बहुत बिल्कुल जीरो टाइप कर रहा है। 10-5 सीटें पीछ पर रह गई हैं। इस बार तो मुझे लगता है कि और 5-6 सीटों से ज्यादा समाजवादी पार्टी भी नहीं ले पाएगी। कांग्रेस को तो शायद ही 1 सीट मिल पाए, तो बहुत ही उनके लिए सौभाग्य की बात होगी। नहीं तो मुझे कोई उम्मीद नहीं लग रही है। लगभग 70 से 72 ये बहुत अच्छी चीज याद दिलाई कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को कितना वोट बैंक मिल सकता है, कितनी सीटें मिल सकती हैं। वाजपेयी जी, आम जनता तो पूछ रही है ना कि कांग्रेस पार्टी का जो सबसे बड़ा शीर्ष नेता था, चेहरा था सोनिया गांधी, रायबरेली से उनकी सीट हुआ करती थी। अगर सेनापति ही अपनी सीट छोड़कर सेफ सीट की जुगात में लग जाएगा तो कार्यकर्ता किसके नेतृत्व में काम करते नजर आएंगे? बिल्कुल ठीक बात है। जैसा कि आप जानते हैं कि सोनिया जी का जो स्वास्थ्य है वो बहुत खराब है, और चुनाव लड़ने के लिए वो नहीं थी, वो इतना मेहनत नहीं कर सकती थी। तो सम्मानजनक तरीके से पार्टी ने उनको सम्मान देते हुए राज्यसभा भेज दिया है। रायबरेली हम बहुत मजबूती से लड़ेंगे, देखिएगा। अमेठी में भी चमत्कारी का व्यक्तित्व चुनाव लड़ेगा, और अब सुल्तानपुर भी देख लीजिएगा। आप मजबूती से लड़ेंगे, लेकिन सर मुझे रह रहकर एक चीज याद आ रही है, क्योंकि शुरुआत में कांग्रेस पार्टी की जो हिमाचल इकाई है उसने कहा था कि 1 सीट पर हम सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजेंगे। वो तो सोनिया गांधी सोच रही होंगी अच्छा हुआ कि मुझे हिमाचल से नहीं राज्यसभा भेजा, क्योंकि जो हालत इस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी की है, खुदा न खास्ता सोनिया गांधी जी की हो जाती। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर सोनिया जी वहां होती तो अलग बात होती। जब अभिषेक मनु सिंघवी जी का नाम वहां चला तो पार्टी के अंदर पहले से ही चीफ प्रबंधन नहीं था। ये राजीव शुक्ला जी की जिम्मेदारी थी कि उनको कोऑर्डिनेट करना चाहिए था। ये कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक बिल्कुल पार्टी के अंदर एक भावना जा रही है कि एक राज्य के जो व्यक्ति हैं उनको उसी राज्य में समायोजित करना चाहिए था। ये हम निश्चित रूप से इससे आप निकाल सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी हुआ है, जब वीरभद्र सिंह जी सरकार में थे तब सुक्खू जी उनके विरोध में संगठन जो अध्यक्ष हुआ करते थे, तो इसी तरीके की बातें होती थी। और आपको पता है कि साजिश हुई है, इसमें कौन लोग शामिल हैं? एक बहू शामिल है, एक हेलीकॉप्टर शामिल है, और कौन शामिल है वो आपको पता है। एक अमरिंदर सिंह जी की जो बहू शामिल है इसमें, और उन्हीं के द्वारा हेलीकॉप्टर से लाए और ले जाए गए। ठीक है, लेकिन गौरीशंकर जी, जो कांग्रेस या विपक्षी खेमे की हालत है उसे देखकर एज अ बीजेपी कार्यकर्ता आपको थोड़ी राहत मिलती है?
कि भाई इन लोगों के अंदर आपसी कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है, मुद्दों को समझा नहीं पा रहे, सुलझा नहीं पा रहे, लिहाजा आम जनता ना चाह उनके तरफ चाहकर भी ना चाहे। देखिए, व्यक्तिगत तौर पे तो मुझे काफी दुख होता है, क्योंकि देश एक मजबूत विपक्ष चाहता था, और ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष हमको चाहिए। अगर हमारे अंदर कोई त्रुटि है तो उसको निश्चित तौर पर जनता के बीच लाने का, हमको बताने का काम अगर कोई करे तो वो विपक्ष करे। लेकिन आपने इस डिबेट में एक महत्वपूर्ण बात बोली कि जब सेनापति ही मैदान छोड़कर भाग खड़ा हो, जैसे राहुल गांधी जी भाग खड़े हुए, लोकसभा चुनाव जैसे निपटा उसके बाद उन्होंने अध्यक्ष पद का पद छोड़ दिया, वायनाड चले गए अमेठी से हारने के बाद, तो द्विवेदी जैसे कार्यकर्ता कब तक झंडा उठाएंगे पार्टी का? फिर इनकी भी अंतरात्मा जागेगी, ये भी भारतीय जनता पार्टी में आएंगे। तो ये तो होता रहेगा ना, उसका दोषारोपण भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि आपने उनको मिला लिया, आपने उनको डरा लिया, आपने ईडी लिया, आपने सीबीआई लिया। अपनी खामी का जब तक आप अंतर चिंतन नहीं करेंगे, आप दूसरों पर दोषारोपण करके कब तक अपना वोट बैंक बचा रखेंगे, ये सोचने वाली बात है। आज पार्टी में एक मजबूत नेता, मजबूत नेतृत्व और विचारधारा जो थी गांधी जी की, ठीक है, समाप्त सीधा सा रिएक्शन वाजपेयी की आपसे, कैसे मुकाबला चिंतन मंथन और परिवर्तन क्या सिर्फ ये शब्द बनकर रह जाएंगे या नजर आएगा 2024 के नतीजों में? थोड़ा रुक करके। तो शायद आप तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बहरहाल समय इतनी ही इजाजत दे रहा था, नहीं तो चर्चा को आगे बढ़ाते। अब बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि कुछ समय के बाद एक एक करके तमाम राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर देंगे। कौन रूठेगा, कौन मनाया जाएगा, किसको सौभाग्य मिलेगा चुनाव लड़ने का, और कौन महज कार्यकर्ता बनकर रह जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो भविष्य में जवाब जिनके सामने आएंगे। बहरहाल चर्चा में आज